2 करोड़ लोगों के वहाँ पर आने की तवक्को की जा रही है, जो कि इस जनाजे की और तदफीन की तकरीब में शामिल होना चाहेंगे। अगर जहाज़ों ने उस रूट को फॉलो नहीं किया जो ईरान कह रहा है या अपनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से उसने बनाए हैं, तो जहाज़ों को सख्त फ़ौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नई बस्तियाँ बिन्यामीन रेंज से शुरू होंगी और मगरबी किनारे पर इजरायली सेटलमेंट्स के जो ब्लॉक्स मौजूद हैं वहाँ तक के एरिए पर मुहित होंगी। इमारतों का मलबा लाखों टन शहरियों की वापसी और तामीर नौ में एक बड़ी रुकावट बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोफिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं तवारे पाकिस्तान। इस प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए लेकर आते हैं 24 घंटे में दुनिया भर में डेवलप होने वाली अहम सिचुएशंस और जो अहम खबरें होती हैं उनके ऊपर अपना एनालिसिस। अगर आप भी ये देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप एक ऐसा तज्ज़िया शेयर करना चाहते हैं जो हकीकी मालूमात पर मबनी है। बग़ैर वक्त ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहली ख़बर जो मेरे पास मौजूद है वो ये है कि इज़राइल ने 13 नई बस्तियों के हवाले से मंजूरी दी है। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, फ़लस्तीनी लोग क्या समझते हैं, हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। उसके अलावा ईरान में क्या हो रहा है इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। ईरान ने आज एक दफ़ा फिर से पूरी दुनिया को ये वाज़े किया है कि वो किसी भी सूरत अमेरिका के बनाए हुए क़वानीन को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, ख़ास तौर पर उनकी अपनी सरज़मीन में और उनके अपने दरियाओं और समुद्रों के रास्ते पर। इसके अलावा फ़लस्तीनी हुकाम ने ख़बरदार किया है कि ऐसे इक़दामात अगर आगे भी जारी रखे गए जिससे ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील करने की कोशिश की गई तो कि मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी रियासत को नुकसान पहुंचा सकती है और उनके इम्कानात को मज़ीद कम कर रही है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो हमारे सामने जब आ रही है तो दुनिया एक तब्दीली की जानिब गामज़न है, जिसकी बहुत बड़ी वजह सो कॉल्ड स्टेट इज़राइल है। 1948 में बनने वाली ये रियासत वो रियासत है जो मुसलमानों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आई। इससे पहले मुसलमानों ने उनके ऊपर इतने जुल्म नहीं किए थे जितना जर्मन और दीगर लोगों ने किए थे, लेकिन स्टिल क्योंकि अब मुसलमानों की बारी है और वो समझता है कि मुसलमानों की रहायशी वो तमाम इलाके जहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं उन जगहों पर मुश्तमिल एक इज़राइली रियासत होनी चाहिए। उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोवोक करने के लिए वो हर वो चीज़ कर रहा है जो करके वो इन नताइज तक पहुंच सकता है। ख़बर को तफसीली अगर हम देखें तो ये ख़बर कुछ इस तरह बता रही है कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी एक बार फिर से शिद्दत अख्तियार करने की जानिब गामज़न है, जहाँ मकबूजा मगरबी किनारे पे इसराइल ने 13 नई बस्तियों को बनाने का एक मंजूरी दी है और कहा है कि वो अपनाए हुर्मुज़ पर बढ़ते हुए फ़ौजी बयानात और गज़ा में जारी जो जंग है वो इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ होने के साथ साथ यहाँ इज़राइल की जो मैनिपुलेशन है वो बहुत काम कर रही है। इज़राइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने काबीना में मकबूजा मगरबी किनारे पर 13 नई बस्तियों का ऐलान करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी हुक्काम ने इस इलाके को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसमें मशरिकी यरूशलेम और इसके अतराफ़ में फ़लस्तीनी आबादी के दरमियान जोग्राफियाई राब्ता मुतासर होने का ख़दशा ज़ाहिर किया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नई बस्तियाँ बिन्यामीन रेंज से शुरू होंगी और मगरबी किनारे पर इजरायली सेटलमेंट्स के जो ब्लॉक्स मौजूद हैं वहाँ तक के एरिए पर मुहित होंगी। मंसूबे के पहले मरहले में, जिसको आइंदा चंद माह के दौरान 6 नई बस्तियों को तामीर करने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, वहाँ से चौराहा चौकियों को भी कानूनी हैसियत दे दी जाएगी ताकि इसराइल हुकूमती फंडिंग और बुनियादी सहूलियात फराहम कर सके। ये इसराइल का कहना है। यरूशलेम के गवर्नर का कहना है कि इस मंसूबे का बुनियादी मकसद इजरायली बस्तियों को आपस में जोड़ना है, अहम इलाकाई पहाड़ों पर अपना कंट्रोल मजबूत करना है, फ़लस्तीनी इलाकों के जोग्राफियाई तसलसल को महदूद करना है, जिससे मुसलसल एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कानात मज़ीद कमज़ोर हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब फ़लस्तीन पहले ही
غزہ کرائسس کی وجہ سے ایک بہت شدید صدمے سے دوچار ہے. وہاں پر اسرائیل کی جانب سے یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل یہ 13 مغربی کناروں پہ بستیاں بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں فلسطین کی جو پھیلاؤ ہے، فلسطین جو اپنا علاقوں کو آکوپائی کر رہا ہے، اس میں ان کو مدد ملے گی اور یہ کرٹین ہو جائیں گے. دوسری جانب ایران کی مشترکہ فوجی کمان نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایک بار پھر سے واضح کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ وہ تہران سے منظور شدہ علاقے سے گزرنے والے ہر جہاز کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں بصورت دیگر. یعنی کہ اگر جہازوں نے اس روٹ کو فالو نہیں کیا جو ایران کہہ رہا ہے یا آبنائے ہرمز کے کنٹرول کے حوالے سے اس نے بنائے ہیں، تو جہازوں کو سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے جواب میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کے نمائندے نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر ایران لبنان میں آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو اسے ناقابل قبول تصور کیا جائے گا. اب ذرا غزہ کے اوپر ہی اگر نظر ڈالیں تو غزہ سے موصول ہونے والی کچھ اور اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مشرق کے علاقے کے میئر نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ شدہ عمارتوں کا ملبہ لاکھوں ٹن شہریوں کی واپسی اور تعمیر نو میں ایک بڑی رکاوٹ بن چکا ہے. اندازوں کے مطابق 2023 میں اکتوبر کے مہینے میں جب اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملہ کیا تھا، اس حملے کے نتیجے سے اب تک کم از کم 6 کروڑ 80 لاکھ ٹن ملبہ پروڈیوس ہوا ہے، اور وہ ملبہ اب بھی ان لوگوں کے راستے میں موجود ہے جو کہ ایک بڑی راہ ہے ہموار کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو غزہ کے کیمپس میں رہ رہے ہیں وہ ان علاقوں میں واپس نہ آئیں. اسی دوران امریکی کانگریس کے ایک رکن یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو شدید فوجی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسرائیل پر مکمل اسلحہ بندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بیان میں چاہے وہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہو یا عالمی برادری سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہو، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے تاکہ یہ مسئلہ ایک بہتر سمت کی جانب جاتا ہوا نظر آئے. مشرق وسطیٰ کی یہ پیش رفت جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں خطے کے امن، عالمی سلامتی، تجارت اور سفارتی تعلقات پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں کچھ ایران کے حوالے سے، جہاں علی آیت اللہ خامنہ ای کی آخری رسومات کی تقریب کا آغاز ہو چکا ہے. یہ ایک ہفتے پر مشتمل تقریبات ہیں جس میں پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کا ایک بڑے ڈیلیگیشن سمیت دنیا بھر سے رہنماؤں کی بڑی تعداد شرکت کی جا رہی ہے. مختلف میڈیا ہاؤسز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم 2 کروڑ لوگوں کے وہاں پر آنے کی توقع کی جا رہی ہے جو کہ اس جنازے کی اور تدفین کی تقریب میں شامل ہونا چاہیں گے. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں فرانس میں، جہاں ریکارڈ توڑ گرمی پڑ رہی ہے. اس گرمی کی وجہ سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 2025 ہو چکی ہے اور یہ بہت بڑا نمبر ہے. لیکن آپ کو بتاتے چلیں، اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. اس سے قبل سال 2019 میں ایک شدید گرمی کی لہر کی وجہ سے جرمنی، فرانس اور بہت سے مہلکہ علاقوں کے لوگ متاثر ہوئے تھے. گزشتہ سال صرف بہت سارے لوگوں کو یہ بات شاید نہ معلوم ہو، صرف اور صرف سال 2025 میں یورپی یونین کے تمام ممالک میں 18,500 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھی شدید گرمی کی لہر کے باعث. وہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو کراس کر چکا ہے، اور یہ سب اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کلائمیٹ چینج، جس کے اوپر بات کرنے کو ایک بہت ہی غیر سنجیدہ اور غیر ضروری چیز سمجھا جاتا ہے، وہ اب واقعی دنیا میں اثر انداز ہو چکی ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ ان تمام علاقوں میں شدید گرمی کے موسم میں بھی ٹھنڈ ہوا کرتی تھی اور اچھا موسم ہوتا تھا، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ کاربن ایمیشنز اور دیگر پولوشن سے ریلیٹڈ وجوہات کے ساتھ ساتھ ہمارا درختوں کا کاٹ دینا بھی شامل ہے. فرانس میں گزشتہ روز
45 बरस से ज़्यादा अफराद की जो तादाद है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। अभी तक यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक में जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा नंबर फ्रांस का है। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो यकीनन हम सबको मालूम है, उसकी वजह से बहुत से कश्मीरियों की ज़िंदगी मुतासर हो रही है। ये 16 सीट्स का वो मुतालबा था जो आज़ाद कश्मीर में रहने वाले उन लोगों ने किया था जो ये चाहते हैं कि इस महीने आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन में उन 16 सीटों का ख़ात्मा किया जाए, जिसमें बाहर के इलाक़ों से रहने वाले लोगों को भी उनकी असेंबली में सीट्स बनाने की जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से उनके बहुत से अहम बिल मंजूर नहीं हो पाते। ये उनका मुतालबा है। इसके बाद रियासत ने एक्शन कमेटी को, जिसने इस बात की दरख्वास्त की थी, उसको एक कलअदम तंजीम करार देते हुए उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी। और गुज़िश्ता रात हमने ये वीडियो देखी कि उनके अहम रहनुमाओं को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, जिसके लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसलसल छापे मार रहे हैं। लेकिन इन तमाम ख़बरों से बढ़कर एक बड़ी ख़बर जो हमारे पास मौजूद है वो ये है कि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आला ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रैक टू सफारती ताल्लुकात की कोशिशें जो की जा रही हैं उसका वो खैर मकदम करते हैं और ये एक खुशाइन बात है। उन्होंने भारत की तरफ इशारा करते हुए ये कहा है कि ट्रैक टू मुज़ाकरात की जब कभी भी बातचीत हुई है, मुज़ाकरात में एक बड़ा एलिमेंट जो प्ले करने वाला मुल्क है वो भारत है और उसने इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमेशा रुकावट डालने की कोशिश की है। उन्होंने इसी बात के ऊपर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि जब भी कश्मीर की क़यादत या कश्मीरी सियासतदान दोनों ममालिक के दरमियान अमन और बातचीत की बात करते हैं तो इंडिया के सियासी हलकों और मीडिया में इसको मुतनाज़ा बना दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत की तरफ से लॉन्च किया गया था, उसके जवाब में पाकिस्तान ने एक बड़ा ऑपरेशन किया था। 11 राफ़ेल, कभी 8 राफ़ेल और कभी 7 राफ़ेल गिरा देने के बाद, दुश्मन को एक बड़ा मज़ा चखा देने के बाद इस मंसूबे को, इस ऑपरेशन को भी क्लोज़ कर दिया गया अमेरिका की रिक्वेस्ट पर। लेकिन इसके बाद आला सतही ताल्लुकात उस्तवार होना शुरू हुए हैं कुछ हद तक, और बहुत से सोर्सेज़ ये दावा कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर होने वाले मुज़ाकरात तातुल का शिकार तो हुए हैं, लेकिन पस पर्दा दोनों ममालिक गैर सरकारी तौर पर ट्रैक टू मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हालिया दिनों में कोलंबो समेत दीगर मुकामात पर इस तरह की ख़बरें आ रही हैं जिसमें गैर रस्मी नशिस्तों और ख़ित्ते में पैदा होने वाली जो तस्वीराती तब्दीलियां हैं उसके ऊपर बातचीत की गई है, अस्करी ऑपरेशन के ऊपर बात की गई है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और इसको ट्रैक टू मुरासमत के ज़रिए कैसे हल किया जाए उसके ऊपर भी बातचीत की जा रही है। इन गैर सरकारी चैनल्स में दोनों ममालिक के रिटायर सफारतकार मौजूद थे, फ़ौजी हुकाम मौजूद थे और दानिश्वर भी मौजूद थे। ये वो ख़बर है जो शायद आपके पास नहीं पहुंच रही हो, लेकिन ऐसा हो रहा है और ऐसे वक्त में हो रहा है जब ख़ित्ते में जंग दाखिल हो चुकी है और पाकिस्तान और भारत हमेशा की तरह इस वक्त शायद इस बात को समझ रहे हैं कि इन दोनों को ये मसाइल हल करने की ज़रूरत है। वहीं पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर एक बड़ा इजलास हुआ जिसमें दुनिया भर के मुबस्सरीन ने शिरकत की और इसका पर्पज़ भी यही था कि भारत को वर्ल्ड बैंक के उन मंसूबों, उन प्रोजेक्ट्स के तहत हॉल्ट किया जाए, रोका जाए कि वो पाकिस्तान में आने वाले पानियों को रोक ना पाए। भारत और पाकिस्तान जिसके दरमियान मुज़ाकरात का ये सिलसिला कई दिहाइयों से मुख्तलिफ अतवार में चलता रहा है, लेकिन ये कभी भी एक सीरियस नोट पर नहीं जाता हुआ नज़र आया है। ताहम इस वक्त जो ट्रैक टू के मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको कश्मीरी लीडरशिप बहुत पॉजिटिव अंदाज में देख रही है और वो ये कह रहे हैं कि मुसलसल मुकालमा अगर किया जाए तो ये एक अमन की ज़मानत साबित होगा और दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो हमें बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। एक और बड़ी अहम ख़बर जिसका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो शाम के हवाले से है। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद अल-शाई ने इंदिया दिया है कि मुख्तलिफ़ मुफादात का तकाज़ा सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो वो दमिश्क में हिज़्बुल्लाह से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हिज़्बुल्लाह एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर उसके ऊपर पाबंदी लगाना चाहती है और शाम के वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि अगर दुनिया भर के मालूमात को, दुनिया भर की जो इंफॉर्मेशन है उनको हमने किसी जगह पर रोकना है
تو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام انفارمیشن کو ایسے لے کے چلا جائے کہ آخر کار حزب اللہ کو بھی ایک ٹیبل پر بٹھا لیا جائے۔ آپ کو حزب اللہ کے حوالے سے بتاتے چلو، مغربی ممالک اور جو مشرق وسطیٰ میں موجود ممالک ہیں، خاص طور پر اگر آپ سعودی عرب اور دیگر ریلیٹڈ ممالک کی بات کریں جس میں قطر، کویت، بحرین اور اس طرح کے مشرق وسطیٰ کے ممالک شامل ہیں، تو وہ تمام ممالک حزب اللہ کو، حوثی باغیوں کو ایک تھریٹ محسوس کرتے ہیں۔ وہیں جو اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس علاقے سے حزب اللہ جیسے پراکسیز کو جو کہ ایران کے زیر تسلط کام کر رہی ہیں، ان کو ڈسمینٹل کیا جائے تاکہ ان کے ڈسمینٹل ہونے سے ایک اچھا سینیریو کریٹ ہو سکے اور وہ جلدی بہتر طریقے سے گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کے اوپر کام کر سکے۔ سو یہ آج کی کچھ اپڈیٹ ہے جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ توارے پاکستان کا یہ چینل آپ کے لیے حاضر ہے جس میں ہم آپ کے لیے پوری دنیا سے اپڈیٹس لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک لائک نہیں کیا تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ اتھینٹک معلومات شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔